गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो टॉपिक पढ़ रहे थे पाचन, उसमें आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमने देखो पाचन की क्रियाविधि पूरी पढ़ ली थी। पाचन के अंदर जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उस भोज्य पदार्थ में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। और हमने अवशोषण शुरू किया था कि जिन भोज्य पदार्थों का पाचन हो गया, अब उनसे जो पोषक पदार्थ हमें प्राप्त होंगे उनका अवशोषण हमारे शरीर में कैसे होता है, जिसमें से हमने किस किस का जल का अवशोषण, खनिज लवणों का, विटामिन का और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका अवशोषण पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो वसा अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं या फिर जो वसाएं या फिर जो फैट है जो हमारे भोजन में उपस्थित होता है उसका अवशोषण हमारे शरीर में कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो, जब वसा अम्ल का पाचन होता है तो उससे क्या क्या बनता है, वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वसाएं होती है वो क्या होती है, जल में अविलय होती है। तो वो अब जल में अविलय है तो जल के साथ तो घुल नहीं पाएगी। अगर जल के साथ घुल जाती तो क्या होता है कि जैसे जैसे जल का अवशोषण होता है वैसे वैसे वसाओं का भी अवशोषण हो जाता है साथ साथ में। लेकिन क्या है कि वसा के पाचन से जब ये वसा अम्ल और जो मोनोग्लिसराइड बनते हैं ये क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि कुछ जो वसा अणु स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ये तो okay, वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड के रूप में पाए जाएंगे, लेकिन कुछ जो वसा अणु है वो क्या है, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, जिनका क्या है कोशिका झिल्ली द्वारा या फिर जो भी हमारी बड़ी आंत की कोशिकाएं होती हैं उनमें विसरण द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो विसरण क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन करना विसरण कहलाता है। ठीक है, तो जो स्वतंत्र वसा अणु होते हैं उनका क्या होता है, विसरण द्वारा अवशोषण हो जाता है। अब देखो, जो वसा के पाचन से जो वसा अम्ल बने वो कहाँ पे बनेंगे, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, हमने पढ़ा था। तो देखो, जब वसा अम्ल छोटी आंत में होते हैं तो क्या होता है कि छोटी आंत द्वारा जो पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं या फिर मतलब क्षार के रूप में होते हैं या क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। तो जब वसा अम्ल इनके साथ मिल जाते हैं, इन पाचक एंजाइमों के साथ, तो क्या है, वसा अम्ल भी क्षारीय हो जाते हैं या इनका भी निर्माण क्या है, क्षारीय माध्यम के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो जब ये क्षारीय माध्यम में आ जाते हैं या फिर क्षार के रूप में बन जाते हैं तो ये क्या, साबुन के रूप में कार्य करने लगते हैं। ठीक है, और फिर ये साबुन क्या करती है, पित्त अम्लों के साथ मिलकर, पित्त अम्ल किससे स्रावित होते हैं, यकृत द्वारा। ठीक है, तो इन साबुन पे क्या होता है, पित्त अम्लों की क्रिया होती है जिससे क्या होता है, ये साबुन विलीन हो जाते हैं, मतलब कि पित्त अम्लों के अंदर विलीन हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे क्या है, अवशोषित हो जाएंगे इन्हीं अम्लों के रूप में हमारी बड़ी आंत की कोशिकाओं में। अब देखो कि जो वसा अम्ल होता है वो क्या करता है, एपिथेलियल कोशिकाओं द्वारा जो वसा अम्ल थे, कुछ वसा अम्ल क्या करेंगे, साबुन के रूप में बदल के और अवशोषित हो जाएंगे पित्त अम्लों के साथ संयोग करके या फिर पित्त अम्लों के साथ मिलके। लेकिन कुछ जो वसा अम्ल है वो क्या होता है कि एपिथेलियल कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। तो एपिथेलियल कोशिकाएं क्या करती है, ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण करती है। ठीक है, जैसे जो ये मोनोग्लिसराइड बना था वसाओं के पाचन के द्वारा, वैसे ही ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो क्या करते हैं, एपिथेलियल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और एपिथेलियल कोशिकाएं क्या करती है, जो वसा के ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनका संश्लेषण करती है। अब है कि जो कुछ वसा अम्ल होते हैं या फिर कुछ जो लिपिड की बूंदें होती है वो क्या होती है, जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी ईआर में, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोले तो अंतःपर्दवी जालिका, उसके अंदर क्या होता है कि वसा की बूंदें संग्रहित रहती है। जैसे पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीन संग्रहित रहता है, वैसे ही क्या होता है, जो लिपिड होती है या जो वसाएं होती है वो हमारी अंतःपर्दवी जालिका के अंदर संग्रहित रहती है। वैसे ही जैसे
जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड के रूप में रहता है। तो ये क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब देखो जो अंतःपर्दवीय जालिका में जो ये लिपिड की बूंदें पाई जाएगी वो क्या होती है, बहुत ही छोटी छोटी होती है। ठीक है, और इनका जो व्यास है वो क्या होता है, 0.1 से 3.5 माइक्रोन तक होता है। और वसा की इन या फिर लिपिड की इन बूंदों को हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, इन बूंदों को हम क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रॉन्स, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःपर्दवीय जालिका में जो लिपिड की बूंदें पाई जाती है जो बहुत छोटी छोटी होती है, जिनका व्यास होता है 0.1 से 3.5 माइक्रोन तक, इनको हम बोलेंगे काइलोमाइक्रोनस। ठीक है, काइलोमाइक्रोनस। अब जो ये बूंदें हैं ये क्या करेगी, जो ट्राइग्लिसराइड है उनके संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों का स्राव करती है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड का जब संश्लेषण होगा या फिर ट्राइग्लिसराइड से जब मोनोग्लिसराइड बनेगा तो उसके परिवर्तन के लिए जो पाचक एंजाइम पाए जाएंगे उनका स्राव ER से होता है और अवशोषण भी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो ये वसा की बूंदें हैं या फिर जो ये लिपिड की बूंदें हैं छोटी, जो अंतःपर्दवीय जालिका में पाई जाती है, ये क्या करती है, अवशोषित होके रुधिर के अंदर आ जाती है। ठीक है, रुधिर के अंदर आ गई, फिर क्या करेगी, ये यकृत, रुधिर में जब आएगी तो यकृत निवाहिका तंत्र द्वारा क्या है, इनका नियंत्रण किया जाएगा। उसके बाद ये लसिका तंत्र में जाएगी और फिर लसिका तंत्र की सहायता से ये हमारी शिराओं के अंदर चली जाएगी, जहां से ये रुधिर के माध्यम से क्या करेगी, हमारे प्रत्येक अंग तक पहुंच जाएगी। जहां जहां पे भी हमारे पूरी बॉडी में जहां जहां भी हमारा ब्लड जाएगा वहां पे क्या है, जो ये वसाओं का जो पाचन हुआ है उसके बाद में जो वसा अम्ल और मोनोग्लिसराइड बने वो क्या करेंगे, हमारे रुधिर के अंदर आ जाएंगे। रुधिर कहाँ पे बहता है, शिराओं में और धमनियों में। तो शिराओं में जो रुधिर आएगा उसके साथ ये मिक्स हो जाती है और फिर जहां जहां पे हमारा रुधिर गमन करता है या गति करता है हमारी पूरी बॉडी में, वैसे वैसे जो ये वसाएं हैं वो क्या करती है, हमारे बॉडी के हर एक अंग तक पहुंच जाती है और उसको फिर कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, ये तो हो गया वसा अम्लों का अवशोषण। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एमिनो अम्लों का अवशोषण। तो देखो एमिनो अम्ल बनते किससे हैं, एमिनो अम्ल बनेंगे प्रोटीन से, जब प्रोटीन का पाचन होगा। तो सबसे पहले देखो कि प्रोटीन का पाचन हमने 3 जगह पे पढ़ा था, पहला अमाशय में हुआ था, दूसरा ग्रहणी में और तीसरा छोटी आंत में। तो देखो जब प्रोटीन युक्त भोजन अमाशय में पहुंचा तो वहां पे इस पे कौन सा एंजाइम कार्य करता है, पेप्सिन, जो क्या करता है, इसको जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है, तो उसको उसके सरल अणुओं के अंदर तोड़ता है। अमाशय के बाद भोजन आया ग्रहणी में, जहां पे ट्रिप्सिन एंजाइम काम करता है। ठीक है, और ग्रहणी में ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ साथ क्या होता है, अग्नाशयी रस भी स्रावित होता है, जो भी क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है या फिर प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। उसके बाद क्या होता है, भोजन अमाशय में, अमाशय से ग्रहणी में गया और फिर ग्रहणी से जाएगा छोटी आंत में, जहां पे क्या पाए जाते हैं, अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम, जो क्या करते हैं, प्रोटीन से एमिनो अम्लों का पाचन करते हैं या फिर प्रोटीन को एमिनो अम्लों के अंदर तोड़ देते हैं। एमिनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन की छोटे से छोटी इकाई होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कुछ स्वतंत्र एमिनो अम्ल भी होते हैं, कुछ तो क्या पाए जाएंगे, जब प्रोटीन का पाचन होगा उसके द्वारा बनेंगे, लेकिन जो कुछ स्वतंत्र एमिनो अम्ल पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे बड़ी आंत की म्यूकस झिल्ली होती है उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जो एमिनो अम्ल होते हैं, कुछ एमिनो अम्लों के पाचन के लिए या फिर अवशोषण के लिए क्या है, सोडियम आयंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक तो प्रोटीन में हो गई, मतलब प्रोटीन के पाचन के बाद जो एमिनो अम्ल बनेगा उसके अवशोषण के लिए सोडियम आयन की आवश्यकता होती है, और जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है उसके बाद जो ग्लूकोज बनता है उनके अवशोषण के लिए भी क्या है, हमें सोडियम आयंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया एमिनो अम्ल का अवशोषण। सबसे पहले अमाशय के अंदर प्रोटीन जाएगा जहां पे उससे कार्य कौन करेगा, पेप्सिन। उसके बाद वो जाएगा ग्रहणी में, जहां पे उस पे ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करेगा। उसके बाद
ट्रिप्सिन एंजाइम के साथ साथ क्या है, अग्नाशयी रस भी उस पर कार्य करता है या फिर उसके पाचन में सहायता करता है। ग्रहणी के बाद छोटी आंत में आया प्रोटीन, तो ये उस पर कार्य, छोटी आंत में कौन सा वाचक एंजाइम पाया जाएगा, अमीनो पेप्टाइडेज, जो क्या करेगा, प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कर देता है और प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो अम्लों के रूप में तोड़ देता है। तो अमीनो अम्लों का अवशोषण हो जाता है, म्यूकस झिल्ली द्वारा अवशोषित हो जाते हैं वो बड़ी आंत के। लेकिन क्या होता है कि कुछ स्वतंत्र अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं जिनके अवशोषण के लिए क्या है, सोडियम आयंस की आवश्यकता होती है। वैसे ही जैसे जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज के अवशोषण के लिए भी सोडियम आयंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवशोषण पूरा, मतलब कि जो जो भी भोजन के घटक थे, पहले हमने क्या पढ़ा, उनका पाचन पढ़ा कि उनका पाचन कैसे होता है, और फिर पाचन के बाद हमने पढ़ा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है या फिर जो प्रोटीन्स है, वसा अम्ल है या फिर फैट है, वसाएं हैं, जल है, खनिज लवण या फिर जितने भी विटामिन हैं, उनका जो अवशोषण है, पाचन के बाद अवशोषण हमारे शरीर में कैसे कैसे होगा, ये सब पढ़ लिया हमने। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है कि जो पाचन हमने पढ़ा, पाचन तंत्र में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं और वो जो हार्मोन्स है वो पाचन पे कैसे कैसे नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तो देखो जो पाचन होता है उस पे क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से उनका जो नियंत्रण है, पाचन का नियंत्रण, वो क्या होता है, हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो क्या करते हैं, पाचक ग्रंथियों को पाचक रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन पाचक रसों में क्या होता है, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है कि जो भी हार्मोन्स क्या करेंगे, इन पाचक ग्रंथियों को स्रावित करेंगे पाचक रस स्रावित करने के लिए, जिनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स को हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ठीक है, ऐसे हार्मोन्स को क्या बोला जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। और ये जो हार्मोन्स है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, जब तक क्या होता है कि जब भोजन का पाचन हो रहा होता है तो भोजन के पाचन पे क्या है, अमाशय के अंदर पाचन होता है, उसके बाद ग्रहणी में, और उसके बाद होता है हमारी छोटी आंत में। लेकिन अमाशय, ग्रहणी और छोटी आंत के साथ साथ क्या है, अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस भी स्रावित किया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, और जो हमारा यकृत है उसके द्वारा पित्त रस भी स्रावित किया जाता है। ठीक है, जो भी क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है, भोजन का पाचन शुरू होता है, सबसे पहले मुख से पाचन शुरू हुआ, तो मुख में तो क्या होता है कि ज्यादा एंजाइम नहीं होता, सिर्फ एक लार का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम टाइलिन एंजाइम या फिर लार एंजाइम बोलते हैं। तो मुख में तो क्या होता है, सिर्फ जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, और क्या होता है उसके अंदर लार मिलाई जाती है जिससे वो क्या होता है, चिपचिपा और लसलसा सा हो जाता है। और मुख के बाद जैसे ही ग्रसनी से होता हुआ भोजन अमाशय के अंदर आता है, वैसे ही क्या है, जो ये हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, जो भी भोजन हमारे अमाशय में आया उन पे कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इनमें जो सबसे पहला हार्मोन है वो है गैस्ट्रिन हार्मोन। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या करता है और भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। तो देखो, जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि वो हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन होगा वो अमाशय द्वारा स्रावित किया जाएगा। ठीक है, अमाशय का जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है, पाइलोरिक भाग। अमाशय के हमने 3 भाग पढ़े थे ना, सबसे ऊपर वाला भाग, फिर बीच वाला और फिर सबसे नीचे वाला। तो जो अमाशय का पाइलोरिक भाग होगा, मतलब कि जो सबसे नीचे वाला भाग होगा, उसकी म्यूकोसा, मतलब कि उसकी जो उसकी अमाशय की पाइलोरिक भाग की झिल्ली पर जो कोशिकाएं पाई जाएगी या फिर जो म्यूकोसा कोशिकाएं पाई जाएगी, उनके द्वारा स्रावित होता है गैस्ट्रिन। ठीक है, अब जो गैस्ट्रिन है वो क्या करता है, रुधिर द्वारा अवशोषित किया जाता है, या फिर गैस्ट्रिन जिस भी भोजन के अवयव के पाचन के लिए या अवशोषण के लिए सहायक होगा, उसका जो अवशोषण है वो क्या होगा, रुधिर द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और रुधिर द्वारा अवशोषित होके वो कहाँ जाएगा, जठर ग्रंथियों में। जठर ग्रंथियां क्या करती है, जठर रस का स्रावित करती है, और जठर रस का स्रावित स्पेसिफिक रूप से फंडक
फंडिक ग्रंथि करती है, जो क्या होती है, अमाशय के ही एक भाग, फंडिक भाग की ग्रंथियां होती है जिसको हम बोलते हैं फंडिक ग्रंथि। तो जो ये फंडिक ग्रंथि है इसमें भी क्या है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, पहली मुख्य कोशिका और दूसरी पैराइटल कोशिका। तो जो मुख्य कोशिका है वो क्या करती है, पेप्सिन और रेनिन का पेप्सिन और रेनिन को स्रावित करती है, ठीक है, इन हॉर्मोन्स को। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के स्रावण में प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक होता है, और जो रेनिन है वो क्या है, जो लैक्टोज होती है उसके पाचन के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद में पैराइटल कोशिकाएं जो क्या करती हैं, HCl का स्रावण करती है। HCl क्या करता है, भोजन के साथ मिलकर उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो सके। उसके बाद क्या होता है कि जो भी प्रोटीन है या फिर हाँ, जो भी प्रोटीन है वो क्या होता है कि हमारे अमाशय में पॉलीपेप्टाइड रूप के अंदर पाया जाता है। और अमाशय के साथ साथ क्या होता है कि जो एक गैस्ट्रिन एंजाइम है वो अग्नाशय की ग्रंथियों द्वारा या फिर अग्नाशय द्वारा भी स्रावित किया जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा वसा अम्लों का अवशोषण, उसके बाद में अमीनो अम्लों का अवशोषण, और उसके बाद में हमने पढ़ा कि पाचन की जो भी प्रक्रिया है उसमें हार्मोनों का क्या काम होता है और कौन कौन से हार्मोन काम में आते हैं। तो सबसे पहले देखो वसा अम्लों का अवशोषण में क्या पढ़ा कि जो भी वसाएं होती है जब उनका पाचन होता है तो उनसे दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं, पहला वसा अम्ल और दूसरा बनता है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये जो दोनों पदार्थ है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, ये क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं। अगर ये जल में नहीं घुलेंगे तो जल के साथ इनका अवशोषण नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ वसा अणु स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं, जो क्या होता है हमारी बड़ी आंत की झिल्ली में विसरण द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब विसरण क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का उसकी अधिक सांद्रता से उसकी निम्न सांद्रता की ओर गमन करना अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो जो वसा अणु स्वतंत्र रूप में पाए जाएंगे उनका अवशोषण क्या है, विसरण विधि द्वारा हो जाएगा। और जो बाकी वसा अम्ल बचे वो क्या है, छोटी आंत में जाएंगे, क्योंकि छोटी आंत में क्या है उनका पूर्ण रूप से पाचन होगा। छोटी आंत का जो माध्यम है या फिर छोटी आंत द्वारा जो भी पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकार के होते हैं। तो जो ये क्षार है वो क्या करेगा, वसा अम्लों के साथ मिलकर उसको क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा या फिर उसको क्षारीय बना देगा। तो क्षारीय बनने के कारण क्या होगा, जो वसा अम्ल है वो साबुन के अंदर परिवर्तित हो जाती है। मतलब जैसे साबुन बनने का मतलब है कि जो साबुन होती है उसका जो रासायनिक संगठन होता है, वसा अम्लों का रासायनिक संगठन भी साबुन के रासायनिक संगठन की तरह बन जाता है, ठीक है। जिसके बाद क्या है, इन साबुनों पर पित्त अम्लों की अभिक्रिया होती है और इनकी अभिक्रिया होने के बाद जो ये वसा अम्ल है वो पित्त अम्लों के अंदर विलीन हो जाते हैं और फिर क्या है, इनका अवशोषण हो जाता है धीरे धीरे। उसके बाद क्या है आया कि जो वसा अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी एपिथेलियल कोशिकाओं द्वारा ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण करते हैं। उसके बाद कि जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारी अंतःपर्दवी जालिका है उसके अंदर लिपिड की छोटे छोटे बूंदे पाई जाती हैं। उसके अंदर क्या होता है कि वसा की बूंदे संग्रहित रहती है। ये जो लिपिड की या फिर वसा की बूंदे होती है ये क्या होती है, बहुत ही इनका जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इनका व्यास 0.1 से 3.5 माइक्रोन होता है और इन बूंदों को हम बोलेंगे काइलोमाइक्रोनस, ठीक है, काइलोमाइक्रोनस। ये बूंदे उसी प्रकार व्यवस्थित रहती है जिस प्रकार प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड संरचना है, ठीक है। तो जो ये वसा की बूंदे हैं ये क्या करेगी, ट्राइग्लिसराइड के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों का स्राव करती है, ठीक है। तो जब ये वसा का पाचन हो जाता है तो जो भी वसा अम्ल है या ट्राइग्लिसराइड है इनका जो अवशोषण है वो क्या है, रुधिर के अंदर कर लिया जाता है, जिसपे नियंत्रण किसका होता है, यकृत निवाहिका तंत्र का। जिससे ये रुधिर से ये कहाँ पे जाते हैं, लसिका तंत्र में, और लसिका तंत्र से इनको शिराओं के अंदर पहुंचा दिया जाता है। और उसके बाद शिराओं के माध्यम से जहां जहां पे हमारा रुधिर गमन करता है वहां वहां पे इन वसा अम्लों को या फिर ट्राइग्लिसराइड्स को पहुंचा दिया जाता है, जो बाद में क्या करता है, हमारे प्रत्येक अंग को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारे प्रत्येक अंग को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अगला था अमीनो अम्लों का अवशोषण। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं वो किसके पाचन से बनते हैं, प्रोटीन के। और प्रोटीन का पाचन हमने अमाशय में भी पढ़ा, ग्रहणी में भी पढ़ा और छोटे आंत में भी पढ़ा। तो अमाशय, ग्रहणी और छोटे आंत इन तीनों में क्या है, जो प्रोटीन होते हैं उन पे अलग अलग पाचक एंजाइम कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अमाशय के अंदर जब प्रोटीन जाता है
तो उस पर पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है और उसके उसके जो प्रोटीन है उसको उसके सरल अणुओं में तोड़ देता है। उसके बाद में जब अमाशय से प्रोटीन ग्रहणी के अंदर जाता है तो उस पर ट्रिप्सिन एंजाइम काम करता है और साथ साथ कौन सा अग्नाशय रस जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है वो भी उसके अंदर वो भी मतलब उसके अंदर मिल जाता है और उसका प्रोटीन का पाचन करता है। ग्रहणी के बाद प्रोटीन आता है छोटी आंत में जहाँ पे उसका पाचन करता है अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम जो क्या करता है प्रोटीन को अमीनो अम्लों के अंदर तोड़ देता है। कुछ क्या होते हैं ये तो कुछ अमीनो अम्ल तो क्या है प्रोटीन के पाचन से हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम कुछ जो अमीनो अम्ल है वो क्या होते हैं स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं जिनके अवशोषण के लिए और पाचन के लिए हमें क्या है सोडियम आयन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो ये स्वतंत्र अमीनो अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं म्यूकस झिल्ली द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, जो हमारी बड़ी आंत की म्यूकस झिल्ली होती है उसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और जैसे इन स्वतंत्र अमीनो अम्लों के लिए क्या होता है सोडियम आयन की आवश्यकता होती है इनके अवशोषण के लिए, वैसे ही जब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है तो उसके अवशोषण के लिए भी क्या है हमें सोडियम आयन की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पाचन पर हार्मोन्स का नियंत्रण। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होता है कि अप्रत्यक्ष पाचन पर अप्रत्यक्ष रूप से जो नियंत्रण होता है वो हार्मोन्स का ही होता है। ठीक है, हार्मोन्स क्या करते हैं कि जो भी हमारी पाचक ग्रंथियां हैं उनको पाचक रस स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं और उन पाचक रसों में क्या पाए जाते हैं पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ऐसे हार्मोन जो पाचक ग्रंथियों को उत्प्रेरित करेंगे पाचक रस स्रावित करने के लिए ऐसे हार्मोन्स को हम कहेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। और ये जो हार्मोन्स है इनका नियंत्रण होता है हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स है वो पाचन की क्रिया पर कब प्रभावी होते हैं, सबसे पहले जब जो हमारा भोजन है वो अमाशय के अंदर आता है। ठीक है, तब क्या होता है जो ये हार्मोन्स है वो हमारे जो भी भोजन हमने ग्रहण किया है उसके पाचन के लिए क्रियाएं शुरू कर देते हैं जब भोजन अमाशय के अंदर आता है। उसके बाद में सबसे पहला हार्मोन हमने पढ़ा गैस्ट्रिन हार्मोन। तो ये देखो जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो क्या होता है अमाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। अमाशय द्वारा भी अमाशय के जो पाइलोरिक अमाशय का जो पाइलोरिक भाग है उसकी म्यूकोसा ग्रंथियों द्वारा या फिर म्यूकोसा ग्रंथियों द्वारा या फिर जो म्यूकोसा कोशिकाएं होती है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है गैस्ट्रिन हार्मोन। अब जो गैस्ट्रिन हार्मोन है उसका जो अवशोषण है वो रुधिर द्वारा किया जाता है। रुधिर द्वारा अवशोषण कैसे होगा कि जो अमाशय की जठर ग्रंथियां वो क्या करेगी जठर रस का स्राव करेगी। जठर रस में भी क्या है कि जो फंडिक ग्रंथि होगी, ठीक है, जठर रस का स्राव करने वाली जो फंडिक ग्रंथियां होंगी उसमें भी क्या है दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, पहली मुख्य कोशिका दूसरी पैराइटल कोशिका। तो जो मुख्य कोशिका होगी वो दो एंजाइम का स्राव करेगी, पहला पेप्सिन और दूसरा रेनिन, और जो पैराइटल है वो क्या करेगी HCl अम्ल का स्राव करेगी। तो जो मुख्य कोशिकाओं द्वारा पेप्सिन एंजाइम का स्राव किया गया तो पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और जो रेनिन होता है वो क्या होता है दूध के पाचन में सहायक होता है। उसके बाद जो पैराइटल कोशिकाएं वो HCl का स्राव करेगी। HCl क्या करेगा जो भी भोजन अमाशय के अंदर आया है उसको उसके साथ घुल जाएगा और उस भोजन को क्या करेगा अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा जिससे उसका जो भोजन का जो पाचन है उसके अंदर सहायता मिल सके। ठीक है, जो अमाशय में जो प्रोटीन आता है वो क्या होता है पॉलीपेप्टाइड के रूप में पाया जाता है। और गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो क्या है अमाशय के साथ साथ अग्नाशय की ग्रंथियों द्वारा भी स्रावित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मतलब जो ये एक हार्मोन पढ़ा है गैस्ट्रिन, उसके बाद में आगे और भी हार्मोन पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं वो पाचन की क्रिया का नियंत्रण रखते हैं। ठीक है।